देखिए, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे वो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बारे में डिफरेंस था थोड़ा सा। फर्स्ट से एक बार और करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव वाला प्रोटॉन, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन और ज़ीरो वाला न्यूट्रॉन। और इम्पॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कौन से होते हैं? सो द आंसर इज एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका चार्ज अमाउंट सेम होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की गई है विच में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो ज़ीरो वाले में यू कैन नॉट कंसिडर एज न्यूट्रॉन, जो कि मैंने अभी कहा था। अक्सर स्टूडेंट इसको न्यूट्रॉन कंसिडर करते हैं। अगर न्यूट्रॉन होता तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की कैटेगरी में हम नहीं बोलते। ज़ीरो का मतलब है कि नेट चार्ज ज़ीरो हो सकता है। एक बॉडी में 1 प्लस का है चार्ज और 1 माइनस का चार्ज है, तो हम कहेंगे कि उसका नेट चार्ज ज़ीरो है। तो ये इसकी स्टेटमेंट का मीनिंग होता है। वहीं पर मास की बात की जाए तो मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी बॉडी का पॉजिटिव मास का मतलब कि कुछ ना कुछ मास रखता है, और नेगेटिव मास तो टोटली कंसेप्टलेस पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का तरीका ये हमने देखा था, Q इक्वल्स n टाइम्स E, वेयर n इज योर नंबर ऑफ इंटीजर। दिस क्वांटाइजेशन कैन बी इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। जब हम किसी जूम लेवल पर जाएंगे, बहुत बड़े लेवल पर। कितने बड़े लेवल पर? जहाँ पर हम सन, अर्थ, इवन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की उनकी बात करते हैं, तो उस लेवल पर ये चार्ज का क्वांटाइजेशन इग्नोर किया जा सकता है। और मास ऑफ क्वांटाइजेशन या तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि मास को काउंट कैसे करें। बट वी नो कि जब एक बॉडी का मास एक बॉडी के मास से ऐड करेंगे इट विल बिकम 2m। बट द मेन प्रॉब्लम इज कि हर किसी बॉडी का मास सेम नहीं होता, इसलिए इसको क्वांटाइजेशन करना मुश्किल है। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। इसका मतलब है कि जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा, उसके पास कुछ रफ्तार होगी, तो उसकी रफ्तार की वजह से उसका चार्ज नहीं बदलेगा। जो चार्ज है पहले भी रुका हुआ, जब चलेगा तो भी वही चार्ज होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 स्टडी होती है। जब वो रुका होता है, पहली स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि उसका बिहेवियर कुछ और होता है। जब वो चलता है, चलने के भी 2 तरीके, एक कांस्टेंट स्पीड और एक एक्सेलरेटिंग। जब वो कांस्टेंट स्पीड से चलता है ना कोई भी चार्ज, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एक मैग्नेटिक बिहेवियर। और जब वो एक्सेलरेट करता है तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। अच्छा, यहीं से यहाँ देख दें कि मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। किसी भी बॉडी का मास, इसका मास अगर 500 ग्राम है, 200 ग्राम है, कुछ भी है, जब ये कुछ स्पीड से दौड़ेगा, कितनी स्पीड से वी विल डिस्कस, तो इसका मास वेरी कर सकता है। तो इसका मास जब वेरी करेगा तो उसको हम कब सोचेंगे कि ये वेरी करता है? क्योंकि हम कुछ लेवल पर इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेट्स वी टॉक अबाउट स्पीड। देखिए, जब हम स्पीड की बात करते हैं कि मास वेरी करेगा, तो वो एक स्पीड है जिस पर मास वेरी करेगा, दैट इज योर रिलेटिविस्टिक स्पीड। और रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होती है? द स्पीड क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड लाइट से कंपैरिजन के लायक होगी या लाइट के क्लोज होगी, उसी स्पीड को हम कंसिडर करेंगे कि ऐसे स्पीड पर मास वेरी कर सकता है। सो रिलेटिविस्टिक स्पीड, लाइट की स्पीड के क्लोज चलेंगे तो मास का वेरिएशन हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर लाइट से बहुत कम स्पीड हुई, कैसी स्पीड जो हमारे डेली लाइफ में होती है,
एक बुलेट की स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, अगर हम 1000 भी कर दें तो भी लाइट के मुकाबले बहुत कम है। तो ऐसी स्पीड पे भी हम मास वेरिएशन इग्नोर कर सकते हैं। एंड द फॉर्मूला फॉर मास वेरिएशन इज डिटरमाइंड बाय दिस, m equals m naught divided by root 1 minus v square by c square. Now let's we talk about this formula. देखो, एक बॉडी का मास जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट पर कहो या ऐसी स्पीड पर कहो जो लाइट के मुकाबले बहुत कम है, और ऐसी स्पीड जब लाइट के मुकाबले कम होती है तो ऐसी स्पीड को हम रेस्ट ही मानते हैं लगभग। तो रेस्ट स्पीड पर जो मास है इसको हम रेस्ट मास बोलते हैं। जो सपोज कि बहुत ही कम स्पीड पर जो मास है वो रेस्ट मास, दैट इज योर m नॉट। और जब ये मास किसी भी रफ्तार से मूव करेगा, और वो कौन सी रफ्तार? रिलेटिविस्टिक रफ्तार। तो जब ये मास रिलेटिविस्टिक रफ्तार से मूव करेगा तब ये मास रेस्ट मास ना होके रिलेटिविस्टिक मास बन जाता है, क्योंकि ये वेरी करता है। ये किस रेशियो से वेरी करता है? तो ये एक फैक्टर गिवन है, इसको हम रिलेटिविटी में पढ़ेंगे, लॉरेंस फैक्टर। तो ये वो फैक्टर है जिसके थ्रू ये मास वेरी करेगा और उसका अमाउंट हमें यहाँ मिलेगा। देखो, ये v क्या है? उस मास की स्पीड। c क्या है? लाइट की स्पीड। अगर ये मास मूव करता है तो लाइट के बराबर तो कोई स्पीड नहीं जा सकती है, उससे कम रहेगी। देखो, अगर ये स्पीड कम रहेगी, इस फैक्टर में अगर ये स्पीड कम रहेगी तो क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर नंबर जो भी है जब उसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो 1 से छोटा ही आएगा। क्यों? अगर लाइट c रहेगी तो c स्क्वायर बाई c स्क्वायर, तो वो फैक्टर 1 आएगा। लेकिन स्पीड लाइट के पास नहीं पहुंच सकती, उससे कम रहेगी। अगर वो कम रहेगी तो वो फैक्टर 1 से छोटा आएगा। और 1 अगर वो 1 से छोटा आएगा तो 1 माइनस 0.2 या 0.3, 0.5, 0.8 ऐसा भी नंबर आएगा। यू कैन से कि इसका अगर हम समझें तो ये कितना हो जाएगा? 0.8। और जब इसके अपॉन में 0.8 रहेगा तो ये मास देख रहे हो कितना टाइम्स बढ़ गया। अगर ये रियल में पहले 5 kg का था, ठीक, तो 0.8 होने से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ये 6 का हो गया। अगर ये स्पीड और भी ज़्यादा हुई तो ये फैक्टर जो है ना 8 हो जाएगा, फिर ये 0.2। अगर ये 0.2 हुआ तो ये मास 25, 5 से डायरेक्ट 25। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के पास पहुंच गई तो ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, और m नॉट अपॉन में 0, और ये मास कुछ भी हो सकता है। इसके अपॉन में 0 आएगा तो इन्फिनिटी। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई भी मास लाइट की रफ्तार से दौड़ेगा तो उसका मास इन्फिनाइट हो जाएगा, वो रिलेटिविस्टिक मास इन्फिनाइट हो जाएगा। खैर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, सो लेट्स वी pause it here. Now we will move to next point. Charge is strictly conserved. Yes, we know कि चार्ज कंजर्व होता है, और स्ट्रिक्टली कंजर्व का मतलब क्या है ये हमें तब समझ में आएगा जब इसको समझेंगे। देखो क्या उसमें लिखा है कि मास इज नॉट स्ट्रिक्टली कंजर्व। मास स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं होता, इसकी क्या मीनिंग है इसको मैं समझाता हूँ। देखो, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। अगर हमने वो पढ़ा है तो ये क्या है? इन्होंने कहा कि मास इज नॉट स्ट्रिक्टली कंजर्व। मास कंजर्व तो होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो आती है रिलेटिविस्टिक स्पीड पर। जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, E इक्वल्स एम सी स्क्वायर। ये m क्या है? ये m आपका यही है, रिलेटिविस्टिक मास। तो ऐसे में क्या होता है, ध्यान से देखिए, हमने ये पढ़ लिया कि जब कोई भी मास लाइट से दौड़ेगा, लाइट की रफ्तार के पास, तो वहां पर मास बढ़ रहा है, और हैरानी यही है कि वहां पर मास बढ़ता है।
अब ये प्रॉब्लम आ गई कि मास तो कभी ना तो गेन हो सकता है ना तो कभी लूज हो सकता है, तो ये बढ़ कैसे सकता है? क्योंकि मास अगर कंजर्व है तो इसके कंजर्व होने का मतलब कि द वेरिएशन ऑफ द मास शुड बी जीरो, न्यू मास माइनस में ओरिजिनल, दिस मस्ट बी जीरो। और यही कंजर्वेशन की मीनिंग है कि कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बट वी नो कि रिलेटिविस्टिक स्पीड पे जाने से ये कुछ और जो पहले था वो कुछ और, तो वो जीरो नहीं रहता, तो मास कंजर्व नहीं है। जब हम रिलेटिविस्टिक स्पीड की बात करते हैं, स्ट्रिक्टली नॉट कंजर्व, इसका क्या मीनिंग है? तो ध्यान से देखना, मास अलोन कंजर्व नहीं है। ये जो मास है इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं, उससे समझना। हमने अभी आगे पढ़ना है 13 चैप्टर में कि अगर एक प्रोटॉन का कुछ मास है, दूसरे प्रोटॉन का कुछ मास है, इन दोनों को फ्यूज कराएंगे तो इनका मास 2 mp होना चाहिए। लेकिन हैरानी ये होती है कि इन दोनों को जोड़ने से वो मास कुछ कम हो जाता है, 2 mp नहीं होता, वो 2 mp से कम हो जाता है। तो बाकी मास कहाँ गया? वी नो कि मास तो ना तो गायब हो सकता है, लेकिन वो मास गायब हो जाता है, वो 2 mp नहीं रहता, कुछ मास गायब। फिर हमने स्टडी करके पाया कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिगाड़ता नहीं है, बल्कि कंजर्वेशन ऑफ मास एक कंजर्वेशन लॉ को और पकड़ लेता है, और वो कंजर्वेशन लॉ है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्यों? देखो वो इसलिए, हम जब ये एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल हुआ था तब पता ये चला कि मास भी कम हुआ, ठीक है, कितना कम हुआ वी डू नॉट नो, और कुछ अमाउंट में एक्स्ट्रा एनर्जी भी निकली, बट एनर्जी तो कभी क्रिएट नहीं कर सकते, तो एनर्जी कहाँ से आई? तो पता ये चला कि जो मास यहाँ से गायब हुआ है, जो मास यहाँ से गायब हुआ है, उतने ही मास का कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और वो कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से की गई। तो जितना मास गायब हुआ उसको हमने स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और हमें एनर्जी का अमाउंट मिल गया। तो हमने क्या बना दिया इसको? मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और ये उसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का नहीं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, विच टेल्स यू कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, एंड दिस सी स्क्वायर इट इज ए कांस्टेंट। और कांस्टेंट पे हम कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, क्यों? जैसे ग्रेविटेशन का लॉ G(m1 m2 अपॉन r², ना हम फोर्स को r पे वेरी कराते हैं, फोर्स को मास से वेरी कराते हैं, लेकिन फोर्स को इससे वेरी नहीं कराते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। द सेम मास एनर्जी, एनर्जी मास, और ये कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें चलती हैं। तो मास स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं है, बट इट इज कंजर्व विद योर एनर्जी लॉ। तो मास एनर्जी कंजर्वेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, सो दिस थिंग यू हैव टू टेक इनटू योर माइंड, बिकॉज ये हमारे पास 13 चैप्टर में कैरी फॉरवर्ड होगा एज बाइंडिंग एनर्जी, एंड वी विल सी व्हाट इज दैट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, कभी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम और, ठीक है, पर्सनल डिस्कस करेंगे रिलेटिविटी थ्योरी का। नंबर 5, इलेक्ट्रिकल फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यस, प्लस प्लस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट, बट ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, यू नो। नंबर 6, इलेक्ट्रिकल फोर्स में कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट कर देती हैं। कैसे कैसे करती हैं? एक प्लस एक माइनस, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमने एक माइनस और रख दिया, अब क्या होगा? ये दोनों माइनस का स्ट्रेंथ सेम है,
जितना ताकतवर ये है उतना ही ताकतवर ये भी है। अब ये प्लस उधर जाना चाहता है इसके कारण, और ये प्लस इधर आएगा इसके कारण। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल, और ये मास चार्ज इनका ये रहेगा। ये ना तो इधर मूव करेगा ना तो इधर, इसलिए वो कैंसिल आउट कर सकती है। लेकिन ग्रेविटेशन में पढ़ो, ग्रेविटेशन फोर्स नेवर कैंसिल आउट, ग्रेविटेशन फोर्स नेवर कैंसिल आउट, वो अब आपस में कभी भी कैंसिल नहीं करती हैं। एक मास यहाँ, एक मास यहाँ और एक मास यहाँ पर है, तो वो क्या करेंगे आपस में, या तो रोटेशन स्टार्ट कर देंगी या तो अट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से भी मास आएगा, यहाँ से भी मास आएगा, और अगर ये मास ज़्यादा है तो इसकी तरफ ये दोनों बॉडी चल के आ जाएंगे, ठीक है। और इवन अगर ये बॉडी, मानो ये चार्ज यहाँ पर चल के आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव जितने पास आएगा फिर ये दोनों आपस में रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो काम नहीं करेगा। खैर, नंबर 6, अ चार्ज बॉडी possesses some mass। एक चार्ज बॉडी का कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो बॉडी मास कैरी करती है जरूरी नहीं है कि वहां पर वो चार्ज कैरी करे, तो नॉट नेसेसरी अ बॉडी हैव मास विल कैरी चार्ज। सो दीज ऑल पॉइंट्स वी हैव टू जस्ट रीड आउट, स्टडी करना है, हमें याद नहीं करना है, समझ लेना है। अच्छा, हम काफ़ी टाइम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये चार्ज ज़्यादा है, वो फोर्स ताकतवर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो फोर्स होती कितनी है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। फोर्स का अमाउंट कितना होता है, कि नेगेटिव अगर प्लस पे फोर्स लगाएगा और प्लस नेगेटिव पे लगाएगा तो वो फोर्स कितनी ताकतवर है। लेट्स वी सी दिस। देखिए, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या है इसकी मीनिंग, ये जो हम पढ़ेंगे ना कूलम्स लॉ, दिस विल गिव अस कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स। सो दिस लॉ helps to know the strength मतलब मैग्नीट्यूड, the strength and direction of electrical force। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फोर्स की कितनी स्ट्रेंथ होती है कैसे पता चलेगा। देखिए, असल में ये क्या है, एक सिमेट्रिकल नेचर। कैसा सिमेट्रिकल नेचर, जो हमने 11th में ग्रेविटेशन पढ़ा था, इट वाज लाइक कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, एंड दिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। देन जब हम इनको इक्वेट करते हैं, वी गेट अ कांस्टेंट which is gravitation constant। So like this we have symmetrical nature with the Coulomb's law। बट यहाँ पर Coulomb's law अगर सिमेट्रिकल है तो कुछ डिफरेंसेस रखता है, और वो क्या डिफरेंसेस है Coulomb's law और न्यूटन्स लॉ में, वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट लेट्स वी मेक फॉर्मुलिज्म फॉर दिस लॉ और to know the strength of electrical force। Like here we have a charged particle, let's we say it is q1, here another, let's we say q2, and the separation distance between them। और separation distance वैसे ही लेनी है जैसे ये लेते थे हम सेंटर से। अगर चार्ज खुद एक पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट की, अगर एक बॉडी है तो बॉडी के सेंटर से। तो सपोज कि पॉइंट है, तो इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस होगी वो, लेट्स से दिस इज योर आर। ओके, सो व्हाट विल बी फोर्स, द सिमिलर, दिस फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, टू चार्जेस, कि चार्जेस का अमाउंट, मैग्नीट्यूड कितना है।
मैग्नीट्यूड मतलब 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 8 कूलम, ये कितना है उसका चार्जेस, उन पे ये फोर्स डिपेंड करेगी। एंड फाइनली व्हेन वी इक्वेट देम देन वी गेट Q1 Q2 R स्क्वायर, और जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं देन वी गेट अ कांस्टेंट Q1 Q2 एंड R स्क्वायर। देखिए कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिफरेंस में बता के चलता हूँ। सिमिलैरिटी क्या है? इनमें सिमिलैरिटी है कि बोथ फोर्सेस आर इनवर्स ऑफ बोथ फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, ठीक है। इनको इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस भी बोलते हैं। अच्छा, और क्या है इसमें? अब देखिए, अगर हम मास नंबर 1 मास नंबर 2 की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी इट इज योर ग्रेविटेशन, बट लेट्स वी टॉक अबाउट इट इन डिस्कस डिटेल। देखिए ये दोनों फोर्स भी, एक ये और एक ये, कैसी फोर्स है? फील्ड फोर्स। नंबर 1 नंबर 2 both forces are field force, that is non contact। ओके, नॉन कांटेक्ट है, फील्ड है, तो इन फील्ड की बात करो। ये इसमें से जो फील्ड इस मास को पकड़ती है उस फील्ड का नाम क्या? ग्रेविटेशन फील्ड। इस चार्ज को उस चार्ज पर अफेक्ट पहुंचाती है फील्ड, उसका नाम क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड। फोर्स इलेक्ट्रिकल, तो फील्ड कौन सी? इलेक्ट्रिकल फील्ड। और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती हैं ये इसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे। सपोज कि एक तरह का स्ट्रिंग है, धागा, लाइक ए स्पाइडरमैन, वो किसी चीज़ पे ऐसे थ्रो करता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, वो दूर भी धकेल सकता है। तो उसी तरह से ये फील्ड है जो इमेजिनरी लाइंस हैं, इसमें भी और इसमें भी। इसके फील्ड प्रैक्टिकली देखना पॉसिबल नहीं होता है अक्सर। इसके फील्ड को हम एक जुगाड़ करके, मैक्स शिफ्ट करके इसको हम देख सकते हैं। कुछ अगर हम कुछ बीज होते हैं लाइक ग्रास सीड्स, उन ग्रास सीड से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फील्ड बना रहे हैं, क्योंकि एक चार्ज रहेगा यहाँ पर, एक चार्ज रहेगा यहाँ पर, कुछ ग्रास सीड रहेंगे और वो ग्रास सीड इस तरह से अलाइन होना स्टार्ट कर देते हैं, इसी फॉर्म में, इस फॉर्म में अलाइन होना स्टार्ट कर। लेकिन इसका हम नहीं देख सकते ऐसा कुछ। और ये कि ग्रेविटेशन फोर्स एक्शन एट ए डिस्टेंट फोर्स मानी जाती है, कि दूर है लेकिन इंस्टेंट काम करेगी, जो कि इस फोर्स में एक प्रॉब्लम हो जाती है, रिलेटिविटी पढ़ते वक्त कि नथिंग कैन मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। सो ये फोर्स कैसे काम कर सकती है, बट इट इज़ बियॉन्ड आवर कोर्स। और इसमें जो ये फोर्स की स्ट्रेंथ है, ये फोर्स की स्ट्रेंथ ये नहीं कहती कि अगर हम इन दोनों मासेस को हवा में रखें, फिर पानी में ले जाएं, फिर आग में ले जाएं, तो ये फोर्स बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये फोर्स इंडिपेंडेंट है मीडियम से। दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम से इंडिपेंडेंट है। बट यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो फोर्स है इसको हम जब अलग अलग मीडियम में कैलकुलेट करते हैं तो ये फोर्स की स्ट्रेंथ बदल जाती है।
चार्ज वही, सेपरेशन डिस्टेंस भी सेम, सेपरेशन डिस्टेंस सेम, मास वही, अलग अलग मीडियम में जाओगे कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें चार्ज वही, सेपरेशन डिस्टेंस वही, अलग अलग मीडियम में जाएंगे, फोर्स बदल जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, ये फोर्स क्यों बदलती है? क्योंकि जो फील्ड दूर से ही फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फील्ड एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, वो फील्ड मीडियम पे डिपेंड करती है, लेकिन इस पर फील्ड मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। जब वो फोर्स या फील्ड मीडियम पे डिपेंड करती है तो हमने इस कांस्टेंट को कैलकुलेट कर पाए, हम इस कांस्टेंट को कैलकुलेट कर पाए। जैसे इसको हमने किया कि दो मासेस को रखा, एक कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट में दो मासेस अपने आप को रोटेट कर रहे थे, एक स्प्रिंग थी वो ट्विस्ट हो रही थी, उस ट्विस्टिंग फोर्स से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था। इसकी बात करें, 1 न्यूटन फोर्स F इक्वल्स ma। 1 न्यूटन फोर्स कितनी ताकतवर होती है? 1 किलो का मास और 1 का एक्सेलरेशन, तो ऐसे में वो 1 न्यूटन। या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 100 ग्राम का मास और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, जो फोर्स हम फील करेंगे वो 1 न्यूटन। हमने जब दो चार्जेस को ऐसे और ऐसे रखा, इनकी सेपरेशन डिस्टेंस 1 मीटर कर दें, और अगर ये 1 मीटर हो गया, साथ ही साथ इस चार्ज की स्ट्रेंथ 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, तो 1 1 1, एवरीथिंग बिकम्स 1, सो वी विल बी लेफ्ट विद C। ये फोर्स लगने से इसमें दो केस बन सकते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्सन। और अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, फोर्स है तो एक्सेलरेशन जरूर आएगा। एंड वी हैव नोटेड कि वो एक्सेलरेशन 1 नहीं आता हर केस में, कभी 1 आ भी सकता है तो कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और। तो ये एक्सेलरेशन 1 नहीं होता, ये एक्सेलरेशन एक मीडियम में कुछ और आता है तो दूसरे मीडियम में कुछ और आता है। तो हम समझ गए कि ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड कर रही है। ये फोर्स कितनी होगी? जब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, इस फोर्स को कैलकुलेट किया गया एंड दिस फोर्स वाज 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9। और यही 1 1 1 रखने पर किसकी स्ट्रेंथ आ गई? इस कांस्टेंट की। बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये फोर्स का अमाउंट अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेरी कर रहा था। तो फॉर वन मीडियम इट इज दिस मच, फॉर अनदर मीडियम इट इज डिफरेंट, फॉर अनदर मीडियम इट इज डिफरेंट। तो ये जो अमाउंट मैंने लिखा है ये किस मीडियम में है? ये अमाउंट है जिसको हम सो कॉल्ड रफली वैक्यूम कहते हैं, दैट इज योर स्पेस, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, जहां पर एयर नहीं है, कोई भी मीडियम एग्जिस्ट हमारे लिए अभी तक नहीं करता है जब तक हम इसको फाइंड नहीं कर लेते। तो ये उसमें है। तो हम एक बात समझ गए कि ये कांस्टेंट अगर है तो इसकी वैल्यू ये है फॉर वन पर्टिकुलर मीडियम। तो एक छोटी सी बात को यहां पर हम लिख लेते हैं, और ये कांस्टेंट का नाम है कूलम्स कांस्टेंट, विच इज डिनोटेड बाय के। कूलम्स कांस्टेंट which is denoted by small k, and this is 9 times
10⁹ ऐसा यूनिट क्या होगी, कैलकुलेट कर सकते हैं। आर स्क्वायर यहाँ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम कूलम पर कूलम स्क्वायर। बट इसको ऐसे में ना छोड़ने के बजाय हम इसको क्या लिख देते हैं, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज योर दिस मच, बट इट इज ओनली so k equals to this much for free space। तो एक स्पेस के लिए, एक मीडियम के लिए एक कांस्टेंट, फॉर अनदर मीडियम इट विल बी अनदर कांस्टेंट। तो एक बात हम पूछ सकते हैं कि बताओ हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, अलग अलग मीडियम में कितना है। इसकी कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ना मीडियम पे। और जो भी चीज़ डिपेंड करती है, देखना ध्यान से फिजिक्स को, जो भी चीज़ किसी पे डिपेंड करती है, वेरी करती है, तो क्या हम कहते हैं, हम कहते हैं कि इसका एक फॉर्मुलिज्म हो सकता है, कहते हैं ना। सो दिस नंबर इज ए फंक्शन ऑफ मीडियम। अगर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता इसकी तरह तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता, बट इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो इसके डिपेंडेंसी की वजह से हम इस फोर्स को बोलते हैं डिपेंडेंसी है। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस सेपरेशन, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस थोड़ा बहुत मिल रहा है, आइडिया लगा। वो केवल 1 और 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये 1, 2 और तीसरे फैक्टर पर। तो इसके लिए एक अमाउंट कैलकुलेट किया गया, और वो कैसे किया गया, तो ऐसे सोचा कि देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, जो मीडियम होगा उसको रोकता है, अलग अलग मीडियम अलग अलग रोकता है। तो एक मीडियम की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, वो एक कैरेक्टर होगा जो इसको रोक देता है। वो कैरेक्टर क्या है, वी विल डिस्कस। उस कैरेक्टर को हमने नाम दिया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब है फ्री स्पेस में इस एप्सिलॉन को वी से परमिटिविटी। ये क्या है और डिस्कस करेंगे अभी। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अगर वो मीडियम की हुई तो, मीडियम की हुई तो आपकी मर्जी है, आप इसको बदल के कुछ और लिख लो, तो लिख देते हैं इसको कुछ और। एंड वी सेड इट इज एप्सिलॉन m, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एनी मीडियम, जो मीडियम होगा वो लगा देंगे। तो एक कैरेक्टर है जो इसको रोक देता है। कैसे काम करता है, जो फील्ड फोर्स लगाती है, एक चार्ज अगर यहां रखा है मेरे हाथ में, उसके थ्रू फील्ड यहां 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 एवरीवेयर 3D में जाती है, 2D में नहीं, 3D में। और अगर ये 3D में जाती है तो कितने एंगल पे जा रही है, 4 पाई के एंगल पर, है ना। अगर 3D में जाएगी तो ये 4 पाई के एंगल पर जाएगी। अब बताओ, ये 4 पाई के एंगल में निकलती है, लेकिन फोर्स एक ही पॉइंट पे लगाती है, एक पॉइंट पर फोर्स यही लगाएंगे। तो कितना हुआ, इस 4 पाई वाले एंगल में से हमने कितना पार्ट लिया, ओनली 1। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 आउट ऑफ 4 पाई। एंड दिस मीडियम affects इनवर्सली। तो इसलिए ये एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट
फॉर्मूला बन गया जिससे हम इस k को कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज योर कूलम्स कांस्टेंट। और ये एप्सिलॉन नॉट है तो फ्री स्पेस के लिए, अदरवाइज आई विल राइट इट एज फॉर जनरल इट विल बी m। सो दिस इज योर कूलम्स कांस्टेंट। इसमें कुछ और बातें करनी है, जैसे फ्री स्पेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इस फॉर्मूले का कंप्लीट रूप क्या आ जाएगा? दिस विल बी F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 R स्क्वायर। इसमें क्या मिस हुआ अभी जो हमने डिस्कस नहीं किया? फोर्स एक वेक्टर है, तो वेक्टर का है इसमें, डायरेक्शन का है इसमें। हमने अभी केवल फोर्स की स्ट्रेंथ की बात की है, डायरेक्शन के लिए हम दूसरे तरीके से बात करते हैं। इट इज ओनली टेलिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट वी विल गो फॉर फर्स्ट परमिटिविटी, देन वी विल डिस्कस इट मोर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी करना है, बट वो लेटर कोर्स में हम करेंगे लेटर। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट परमिटिविटी ऑफ स्पेस।